हे डॉक्टर आयशा, हमारा आज का टॉपिक है एक्नी या कील मुहासे। तो एक्नी क्या है? एक्नी जो है बेसिकली कील मुहासे भी हम उसको कहते हैं, कुछ लोग पिंपल्स भी कहते हैं। आपके चेहरे के ऊपर जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली टीनेज में स्टार्ट होती है और अब जो है खैर इसकी 40+ तक भी जा रही है एक्नी की जो एज है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ फेस के ऊपर एक्नी नहीं होती। एक्नी के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्नी बन सकती है उनमें आपकी अपर चेस्ट, अपर बैक एंड शोल्डर्स, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड वो चीज़ है, वो एक छोटा सा गदूद है चेहरे के अंदर, चेहरे की जिल्द के अंदर और इन जगहों की जिल्द के अंदर, जिसमें से एक ऑयली सिक्रीशन निकलती है या सीबम निकलता है। अब सीबम आपने याद रखना है, आगे जाके हम इस पर इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये सीबम क्या होता है? एक ऑयली सा मटेरियल होता है। वो जब जहाँ से वो निकलता है पोर के ज़रिए स्किन के ऊपर, अगर वो पोर ब्लॉक हो जाएगा तो वो ऑयली मटेरियल अंदर ही अंदर जमा होता रहेगा। उसके अंदर फिर इन्फेक्शन होगी क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वहाँ पे क्लॉग हो गया है, इन्फेक्शन होती है। तो फिर उससे क्या होता है, इनिशियली तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं, उसके बाद में उन्हीं जगहों पे पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं, फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट्स यूजुअली ये कहते हैं कि पहले मेरे ब्लैक हेड बनता है या वाइट हेड बनता है, उसके बाद में इन्फेक्शन आ जाती है। तो एक्नी का पूरा रूट जो है वो मैंने इसलिए आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझा दिया है। तो ये होती क्यों है? अच्छा, ये बेसिकली एक तो मैकेनिज़्म तो मैंने आपको बता दिया है कि जब सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, टीनेज के अंदर सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो ऑयल को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स हैं वो बढ़ रहे होते हैं बच्चों के अंदर। टीनेज में आके एडल्टहुड जब आ रही होती है तो उसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, तो वो फिर क्या होता है कि पोर्स खुद ब खुद भी ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और वो एक्नी जो है वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो एक्नी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कुछ एक्नी जो है वो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी भी हम कहते हैं। यूजुअली कुछ लोग स्टीरॉयड्स जब लॉन्ग टर्म लेते हैं तो उनकी कमर के ऊपर, चेहरे के ऊपर कहीं भी ये दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इसको स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्नी जो है वो बोलते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के अंदर भी कुछ ऐसी मेडिसिन लग रही होती हैं जिनकी वजह से उनके फेस के ऊपर या इन्हीं एरियाज़ में, अपर चेस्ट, अपर बैक, इन एरियाज़ पे एक्नी के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं एक्नी के, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो खाने वाली किन चीज़ों से एक्नी हो सकती है या बढ़ सकती है? अच्छा, एक्नी और डाइट का लिंक एक मिला जुला सा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्नी को बढ़ाती हैं, लेकिन वो भी कुछ लोगों में बढ़ाती हैं। जैसे मेरे जो 70 to 80% पेशेंट्स हैं उनमें एक्नी खाने वाली चीज़ों से नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि हम जो पेशेंट्स को ये गाइड कर रहे होते हैं, यूजली बाकी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी, कि आप ये चीज़ें छोड़ के देखें। अगर आपको लगे कि आपकी एक्नी बेहतर हुई है तो फिर इनको कुछ अर्से के लिए छोड़ दें, लेकिन यूजुअली उनकी एक्नी चीज़ें छोड़ने से बेहतर नहीं होती। अब चीज़ें कौन सी हैं, इनमें सभी को पता है ऑयली फूड स्टफ़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि लोगों को यूजुअली नहीं पता, जिसमें आपके मिल्क, योगर्ट, मतलब दही आ जाता है, दूध आ जाता है, चीज़ है, मक्खन है। डेयरी प्रोडक्ट्स एक्नी को बढ़ाती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स का किसी को पता भी नहीं होता कि ये बढ़ा रही हैं, और वो बढ़ा रही होती हैं। कुछ लोगों में चॉकलेट से बढ़ रही होती है, कुछ लोगों में कॉफ़ी से बढ़ रही होती है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजुअली एक्नी नहीं बढ़ा रही होती, लेकिन घर वाले सबसे पहले चाय बंद करा रहे होते हैं। तो मेरा उन सबके लिए मैसेज है कि चाय बहुत ही एक मासूम सी चीज़ है, आप उसको बंद मत कराएं। टी लवर्स के लिए चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मैदे की गर्मी से दाने बनते हैं, तो चाय से वो दाने ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? अच्छा, मैदे की गर्मी से दाने बनते ही नहीं हैं। एक्चुअली मैदे की गर्मी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमने, आई डोंट नो ये कहाँ से आई है, लेकिन अगर आप खुद सोचेंगे अगर मैदे की गर्मी से दाने बनने हैं तो बाकी बॉडी पे क्यों नहीं बनने। मैदा और फेस, इनकी कोई बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदारी तो है नहीं। तो मैदे की गर्मी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एसिडिटी होगी तो आपके फेस के ऊपर जो है एक्नी बढ़ जाएगी। ये मैं पेरेंट्स को भी गाइड कर रही होती हूँ कि आप मैदे को अलग रखें, आप एक्नी को अलग रखें। मैदे के साथ कुछ चीज़ों का लिंक ज़रूर है, कुछ एलर्जीज़ का लिंक ज़रूर है, लेकिन एक्नी का बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्नी के दानों के साथ छेड़खानी की जाए तो कोई मसला होता है? बिल्कुल होता है, और जिन लोगों को होता है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे। एक एक्नी की टर्मिनोलॉजी है, उसको हम एक्नी एक्सकोरी बोलते हैं। एक्सकोरी मतलब एक्सकोरिएटेड से, एक्सकोरिएट करना होता है किसी चीज़ को छीलना। तो जब हम एक्नी को, एक बने हुए दाने को छीलते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड कि आप अपनी स्किन को खुद डैमेज कर रहे हैं। सेकेंडली ये होता है कि जब वो दाना फिर हील करेगा, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे या तो वो खड्डा छोड़ के जाएगा,
जिसको हम स्कार बोलते हैं, या फिर वो एक पिगमेंटेशन या एक तिलनुमा चीज़ पीछे छोड़ के जाएगा। यूजली एक्नी के बाद ये चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन एक्नी एक्सकोरी के पेशेंट्स में ये लाजमी बनती हैं। तो एक्नी का इलाज क्या है? एक्नी के इलाज में कुछ मेडिसिन्स का रोल है, बल्कि मेडिसिन्स का रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर्स। मेडिसिन्स में जो आती हैं इसमें, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, इट्स जस्ट लाइक इन्फेक्शन ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी। किसी का गला ख़राब हुआ है, किसी का पेट ख़राब हुआ है, सिमिलरली आप समझ लें आपकी स्किन ख़राब हुई है, आपने उसको ठीक करना है, तो आपने उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी है। एक्नी की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लो डोज़ में होती हैं, लेकिन उनकी डोज़ ज़रूर लो है, लेकिन वो चलती लंबा अरसा है। जैसे आप 3 मंथ्स तक भी एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं एक्नी के पेशेंट्स को, और इस स्टेज पे आके पेशेंट ज़रूर घबराता है कि एंटीबायोटिक मैं 3 महीने लूँगा या लूँगी। तो आपने उनको काउंसल करना है कि बहुत लो डोज़ में है, आपने इसको लेना है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। ये तो खाने वाली चीज़ें होंगी। सेकेंडली आपने लगाने के लिए भी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देनी है, और एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जिनको हम रेटिनॉइड्स बोलते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्नी की ट्रीटमेंट में। आपने टॉपिकल रेटिनॉइड्स देने होते हैं। रेटिनॉइड्स देने के साथ पेशेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है कि जब भी आपने टॉपिकल रेटिनॉइड्स लगाने हैं तो आप एक तो वो रात के टाइम हमेशा अप्लाई करना है, दूसरा थोड़ी क्वांटिटी में, और तीसरा उससे ड्राइनेस बहुत होगी। कुछ पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को इतनी होती है कि वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने पेशेंट्स को बतानी होती हैं। बाकी अगर सिर्फ एंटीबायोटिक्स और इन मेडिकेशन से ठीक ना हो रहे हैं तो फिर हम ओरल रेटिनॉइड्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ओरल रेटिनॉइड हमेशा, इनफैक्ट पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हमेशा किसी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से लेनी है आपने, क्योंकि इनके लिए भी हमने पेशेंट्स का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बनाया हुआ होता है कि इस पेशेंट में हम दे सकते हैं, इस पेशेंट में हम नहीं दे सकते। चाइल्ड बेयरिंग एज में ये चीज़ देनी है, प्रेगनेंसी में ये चीज़ देनी है, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है। तो ये आपका डॉक्टर जब वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानता होता है, तो दैट्स वाई आपने एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाना है। अब आ जाती है प्रोसीजर्स की बारी। तो एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है हाइड्रा फेशियल, लेकिन अगेन आपके जो कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल उनको पता होना चाहिए कि कौन सा सीरम एक्नी के पेशेंट में ज़्यादा लगाना है, क्योंकि हर स्किन टाइप पे और हर स्किन कंडीशन में तीनों में से कोई एक सीरम ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो वो आपके डॉक्टर को पता होता है जो आपका हाइड्रा फेशियल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के एक पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट जब आपको कंप्लाइंस शो कर रहा होता है, आपकी बात मान रहा होता है, सब्र का मुजाहरा कर रहा होता है, तो आपके पेशेंट्स जो हैं वो बहुत हैप्पी होते हैं। यानी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, टोटकों से नहीं बात बन सकती। ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। आप टोटके कर लें दिल की तसल्ली के लिए, लेकिन कोई ऐसा टोटका मत करें जो आपकी स्किन को मज़ीद डैमेज कर दे। कुछ मासूम टोटके आप कर सकते हैं, कर लें, लेकिन साथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि आराम वहीं से आना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।